अच्छा, अब होता ये है कि कोई भी जो हमल है उसके अंदर मिसकैरेज का रिस्क होता है अनफॉर्चुनेटली। 2 के बाद थोड़ी सी ज़रा वो कहना चाहिए कि एक रेड फ्लैग हो जाता है। 3 के बाद तो फिर हमें बहुत ही सीरियसली सारी जो हैं आपके भी जेनेटिक्स, आपके हस्बैंड के भी और बच्चे के अगर कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस वो मिल जाएं या फिर बाकी भी सब कुछ देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 3 दफ़ा भी मिसकैरेजेस हो जाए तो होप नहीं लूज़ करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आपके पास 3 से ज़्यादा दफ़ा भी काफ़ी दफ़ा हमने क्लिनिक में देखा है कि पेशेंट तो 8 मिसकैरेजेस के बाद भी आते हैं। हस्बैंड को हम बिल्कुल बड़ी ज़म्मा नहीं कह सकते। हस्बैंड के भी डीएनए कंट्रीब्यूट करता है बेबी में, तो उनमें भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट बहुत ज़रूरी है और वो अगर 50% से ज़्यादा आ जाता है तो दे नीड ट्रीटमेंट। Assalamu alaikum. This is Dr. Anna Mahad working as a clinical coordinator at Australian Concept Fertility Center गुलबर्ग लाहौर। आज हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी गुलबर्ग के प्लेटफॉर्म से जो पॉडकास्ट आपके लेकर आए हैं वो एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव टॉपिक पे है, जो कि है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी कि बार बार हमल का ज़ाया हो जाना। और इस टॉपिक पे मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए जो गेस्ट डॉक्टर मौजूद हैं वो एक बहुत ही वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ Obs and Gynae at Fatima Jinnah Medical University Lahore. She has done FRCOG from UK and fellowship in ART and reproductive medicine from Germany. So we welcome Professor Dr. Shamila Ijaz Punir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर शमीला? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक ऑन दिस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जी, और माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। तो बेसिकली आपको पता है कि डॉक्टर शमीला ये जो टॉपिक है आपके पास एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी बहुत पेशेंट्स आते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है कि बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल इस मामले में कि हो के हमल का ज़ाया हो जाना मेरा ख्याल है ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है कपल के लिए। तो आज हम फिर जो इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि सबसे पहले सिंपल लफ्ज़ों में कि हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते किसको हैं और कितनी दफ़ा हमल ज़ाया होता है तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का इशू है। अच्छा, अब होता ये है कि कोई भी जो हमल है उसके अंदर मिसकैरेज का रिस्क होता है अनफॉर्चुनेटली। बेशक सब कुछ नॉर्मल हो, आप भी नॉर्मल हो, बेबी भी नॉर्मल हो एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, इवन देन बिकॉज एक ये डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो इसमें रिस्क ऑफ मिसकैरेज शुरू के दिनों में रहता है। इसीलिए कहा यह जाता है या लिटरेचर में कह लें कि हमें ऐसी गाइडलाइन मिलती हैं कि एक ही मिसकैरेज के बाद परेशान नहीं होना चाहिए। 2 के बाद थोड़ी सी ज़रा वो कहना चाहिए कि एक रेड फ्लैग हो जाता है। 3 के बाद तो फिर हमें बहुत ही सीरियसली सारी जो हैं आपके भी जेनेटिक्स, आपके हस्बैंड के भी और बच्चे के अगर कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस वो मिल जाएं या फिर बाकी भी सब कुछ देखते हैं। इसकी रीज़न भी यही है कि देखा गया है कि एक मिसकैरेज के बाद देयर इज़ 98% चांसेस दैट यू विल कंसीव एंड हैव अ बेबी नेक्स्ट टाइम। 2 मिसकैरेजेस के बाद 82% चांसेस हैं, और इवन आफ्टर 3 miscarriages, chances of having a live healthy baby is 78%, which is a good proportion. तो इसका मतलब है कि अगर 3 दफ़ा भी मिसकैरेजेस हो जाए तो होप नहीं लूज़ करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आपके पास 3 से ज़्यादा दफ़ा भी काफ़ी दफ़ा हमने क्लिनिक में देखा है कि पेशेंट तो 8 मिसकैरेजेस के बाद भी आते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि पेशेंट्स बड़े इमोशनली ट्रॉमेटाइज होते हैं, तो आप कैसे उनको कैसे रे ऑफ होप देती हैं सारे सिचुएशन? सबसे पहले तो यही बात है कि आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए एक ही मिसकैरेज के बाद भी। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस दफ़ा तो हो गया नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आई एम वेरी हैप्पी सिंस माई 30 years ऑफ प्रैक्टिस, अब मैं ये देख रही हूँ कि एक मिसकैरेज के बाद पेशेंट्स डू कम टू डॉक्टर कि भाई क्या वजह थी, क्यों पिछला मिसकैरेज हो गया, हमें इस दफ़ा गाइड करें। और 2 के बाद तो फिर जाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेशो हो जाता है। इसकी अब वजूहात तो मल्टीपल हैं कि इसमें अब असल बात यही है कि स्पेशलिस्ट को आप दिखाएं ताकि वो ये ना आपको रीअश्योर करके भेज दे कि भाई कुछ नहीं हो गया, नेक्स्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ज़रूरी बात है कि एक दफ़ा पेशेंट डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में आया है तो जो बेसिक हार्मोन्स हैं वो, साथ में ये कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई थायराइड का, कोई शुगर का, कोई पीसीओएस का, वो कम से कम रूल आउट हो जाए। तो मतलब आपको लगता है कि ओवर द इयर्स ऑफ पेशेंट्स में इतनी अवेयरनेस आ गई है ना? अगर आप अपने पिछले 30 साल में तजर्बे में देखें तो लोग आते हैं आपके पास। चले, आई होप कि आपका ये जो क्वेश्चन है और ये जो आंसर है काफ़ी लोगों तक पहुंच गया होगा, और मैसेज डॉक्टर शमीला जो देना चाह रही हैं आप लोगों तक पहुंचा होगा कि अगर हमल ज़ाया भी हो रहा है बार बार तो इससे नाउमीद नहीं होना चाहिए। टाइमली सबसे की यही है कि आप जो है ना डॉक्टर को, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को टाइमली कंसल्ट करें।
जी, डॉक्टर शमीला बहुत अच्छा आपने गाइड किया हमारे ऑडियंस को। तो अब मैं चाहूँगी कि आप बताएँ उनको कि बेसिकली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार-बार हमल जो ज़ाया होता है उसकी रीज़न्स क्या हैं, मेन रीज़न्स जो हैं उसके ऊपर? अच्छा, रीज़न्स इसकी काफ़ी हैं, और लेकिन फिर मैं ये कहूँगी जो कि पेशेंट के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात होती है कि मोर देन 50% हैव नो रीज़न। लेकिन अब ये है कि नो रीज़न वालों को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें रीज़न्स तो एक्सक्लूड करनी ही पड़ती हैं। सो इसमें यही होता है कि अगर पेशेंट ऐसा है जिसके 2 या उससे ज़्यादा मिसकैरेजेस हुए हैं, तो हम पहले डिटेल में उनकी हिस्ट्री ले लें, उनका एग्जामिनेशन कर लें, उसके बाद उनके ब्लड टेस्ट्स करवाएं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने देखा है, मैं 2 के बाद तो नहीं कहती, लेकिन 3 या 4 मिसकैरेजेस के बाद मैं ज़रूर गाइड करती हूँ कि वो हिस्टेरोस्कोपी करवा लें, क्योंकि हिस्टेरोस्कोपी में होता है हम कैमरा यूट्रस के अंदर डाल के देखते हैं। अब बहुत दफ़ा हमने देखा है कि यूट्रस के अंदर कोई ना कोई सेप्टम या कोई उसकी शेप में एबनॉर्मेलिटी ऐसी होती है जो बार बार हमल को मिसकैरी कर रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो टेस्ट आपका हो जाए। फिर हस्बैंड को हम बिल्कुल ब्रीज अम्मा नहीं कह सकते, हस्बैंड के भी डीएनए कंट्रीब्यूट करता है बेबी में, तो उनमें भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और वो अगर 50% से ज़्यादा आ जाता है तो दे नीड ट्रीटमेंट। तो इस तरह से करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ लेकर चलते हैं, और डिटेल में फिर उनके ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड्स, एक्सरे, ट्यूब टेस्ट सारे जो हैं, अनफॉर्चुनेटली हैं तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम वो सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर उनमें से कोई चीज़ निकल आए उसको ट्रीट किया, अगर कोई नहीं भी निकलती तो एटलीस्ट दे नो कि हम अंदर से सारे फाइन हैं, एंड देन दे कैन ऑप्ट फॉर सम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट्स। ये आपने डॉक्टर शमीला आपका जो एक पॉइंट था मुझे बड़ा अच्छा हाईलाइट भी करना चाहूँगी मैं पॉडकास्ट में, कि बेसिकली लोग ये सोचते हैं जैसे फीमेल हमेशा इजी टारगेट होती हैं, तो ऐसे ही हमल ज़ाया होता है तो फीमेल्स को ही टारगेट किया जाता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि इसका मतलब है इसमें मेल्स भी इक्वली इन्वॉल्व है। अगर रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है या हमल ज़ाया हो रहा है तो मेल्स को भी अपना डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करवाना चाहिए, बल्कि इसमें कैरियोटाइपिंग भी होती है, बट इट्स अ वेरी, एक तो एक्सपेंसिव टेस्ट, बाकी दूसरा ये है कि यू कैन नॉट चेंज योर जीन्स, लेकिन वो भी फिर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की करवाई जाती हैं। दोनों में से किसी एक में भी कोई ट्रांसलोकेशन की निकल आए एबनॉर्मेलिटी, तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ आल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ठीक हो गया डॉक्टर शमीला। और इसके अलावा अभी आपने कहा हिस्ट्रोस्कोपी पे जैसे सेप्टम्स वगैरह होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकती हैं कि सेप्टम कितना, लाइक अगर कंप्लीट सेप्टम है या पार्शल है तो किसकी ज़्यादा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही को निकालना पड़ता है। या तो होता है ना कि हमें डिलीवरी करते हुए सिजेरियन के वक्त हम देखें कि इसकी तो शेप सबटेट है या आर्कुएट यूट्रस है, यूनिकॉर्नुएट है, तो इसका तो ये मतलब था कि जितना भी यूट्रस था उसने हमल बर्दाश्त कर लिया, उसमें तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिसकैरेज कॉज कर रहे हैं या इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं, उसमें फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी सर्जरी करवा लें। और ये सेप्टम कंप्लीट या पार्शियल दोनों ही निकल जाती हैं, अब पे बड़ी अच्छी कैविटी यूट्रस की बन जाती है जो कि कैरी ऑन कर सकते हैं प्रेगनेंसी। तो समटाइम्स तो डॉक्टर शमीला आपको एज अ गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी के दौरान भी सरप्राइज मिलते होंगे, है ना, जब नहीं पता चलता, डायग्नोज नहीं होता, ओपन करते होंगे तो आगे डेफिनेटली। तो इसमें अगर आप भी, अगर सुनने वालों को अब आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा रीज़न से रिलेटेड जो डॉक्टर शमीला ने बताया है, और अगर आप भी इसी मसले में मुब्तला हैं कि आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके प्रोफेसर डॉक्टर शमीला एजाज़ के साथ आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। अच्छा जी डॉक्टर शमीला, बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव सेशन चल रहा है आपके साथ हमारा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पे। तो अब मैं चाहूँगी कि आप ज़रा ऑडियंस को ज़रूर ये बताएं कि जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है या बार बार हमल ज़ाया हो जाता है, इसमें जो ART है, मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, जिसमें IUI, ओवुलेशन इंडक्शन या IVF, ICSI, टेस्ट ट्यूब बेबी जो ट्रीटमेंट होता है, इनका किस हद तक और कितना रोल है और कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो इस पर ज़रा अच्छा, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, स्पेशली जिस तरह अनएक्सप्लेन्ड रीज़न है। अब अनएक्सप्लेन्ड का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर कोई रीज़न तो है, बट वी कैन नॉट पिक इट अप बिकॉज इट्स वेरी जेनेटिक, क्रोमोसोमल, या बहुत ही इनबोर्न किस्म की ऐसी कोई कॉज है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रेगनेंसी को आगे चलने दे रही। तो इसमें दोनों ही चीज़ों का बहुत रोल है। एक तो है ओवुलेशन इंडक्शन। अब अक्सर मुझसे पेशेंट कहते हैं कि हम तो कंसीव कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अंडा बनाने वाली दवाई लें। मोस्टली मेरा ख्याल है पेशेंट्स का यही क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, वो तो कर ही कि हम तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, तो हम फिर क्यों ये ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन उसकी लॉजिक ये है कि ओवुलेशन इंडक्शन के साथ 2-3 अच्छी क्वालिटी के एग्स बन जाते हैं। नॉर्मली
विद एवरी साइकिल एक एग बनता है सिर्फ, लेकिन जब 2 से 3 बन जाते हैं तो जाहिर है चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें से कोई एक तो इतनी अच्छी क्वालिटी का होगा जो ऐसी प्रेगनेंसी करेगा जो कि इंशाल्लाह आगे चलेगी। वैसे ये बहुत ही सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, पर अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन टॉपिक नहीं, हमने तो ये करके देखा है, वाकई हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स इसके मिले हैं। Exactly. सो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरी बात, जो अफोर्ड कर सकें उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि वो PGDA करवाएं। PGDA में ये होता है कि इट्स एडवांस फॉर्म ऑफ IVF। तो IVF की तरह एम्ब्रियो बन जाता है, लेकिन फिर उसकी बायोप्सी ली जाती है और उसमें फिर देख लिया जाता है कि इसमें कोई एब्नॉर्मेलिटीज़ नहीं है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और उसका फिर ज़ाहिर है एक नॉर्मल क्रोमोसोम का, नॉर्मल एम्ब्रियो का आगे चलना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं और वो इम्प्लांट हो जाए तो ये प्रेगनेंसी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, और ये भी हमारे पेशेंट्स के साथ रिजल्ट आया है। सो ये दोनों ही होप हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 8 मिसकैरेजेस के साथ जो आपने जिक्र किया, हमारी पेशेंट आई थी, शी माशाल्लाह कंसीव्ड विद PGDA। ये और आई मस्ट से कि माशाल्लाह आपका रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में जो सक्सेस रेट है कंसेप्शन का और हेल्दी डिलीवर, क्योंकि मैं तो देखती हूँ आपको क्लिनिकली, माशाल्लाह इज़ वेरी गुड। और जो है यही मैं तो पेशेंट से कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी ऐसा कोई भी इशू है जिसमें आपका बार बार हमल ज़ाया हो रहा है, तो टाइमली आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, और डॉक्टर शमीला एजाज से कंसल्टेशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी डॉक्टर शमीला, आपके साथ बहुत ही हमारा अच्छा और जो है वो इंसाइटफुल सेशन जा रहा है, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को ज़रूर ये बताएं कि जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का जो इशू है कपल्स के अंदर, हमल बार बार ज़ाया होने वाला, तो उसमें बेसिकली वो कैसे इमोशनली और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी वो कुछ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट? कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आप प्लीज़ उनको अगर देना चाहेंगी। जी बिल्कुल, अनएक्सप्लेन्ड में तो बहुत ज़्यादा रोल है। ज़ाहिर है अगर कोई आपको कॉज मिल जाती है फिर तो प्लीज़ गो फॉर दैट। ये जो मैं पता नहीं क्यों जो होती है ना बुरी एग्जांपल्स, वो बड़ी याद रह जाती हैं पेशेंट को। जैसे अगर मैं वेट रिड्यूस करने का कहूँ तो फ़ौरन जवाब आता है मेरी तो जिठानी का इतना वेट है, वो तो प्रेग्नेंट हो जाती है। Exactly. और या फिर अगर कोई और आपको वजह ट्यूब ब्लॉक्स का कहते हैं, नहीं नहीं फलानी ने ट्यूब ब्लॉक के बाद भी ऑपरेशन करवा लिया, तो उसका तो यू नो दीज आर वेरी रेयर। दूसरी बात ये है कि अंदर की कहानी नहीं आपको पता होती कि वाकई उसकी ट्यूब ओपन हुई है या IVF के लिए क्या उसने करवाया है। तो बेहतर है कि आपको जो डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है आप उसके मुताबिक चलें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है अगर आपकी कोई कॉज नहीं मिली। अब इसमें फिर क्या क्या कुछ आ जाता है। सबसे पहले तो है ज़ाहिर है आपकी मेंटल हेल्थ। अब आई नो कि ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग और डिप्रेसिंग कंडीशन होती है। आप प्रेग्नेंट हो रहे हो लेकिन लॉस हो रहा है। मेरे पास वो भी पेशेंट आई जिसके 1 साल के अंदर 4 मिसकैरेजेस हुए थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना ट्रॉमा था। मैंने उसको पहले तो ये कहा कि प्लीज़ सांस लें, इतनी जल्दी ना करें प्रेगनेंसीज। एक प्रेगनेंसी के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक 6 मंथ्स तो कम से कम ज़रूर दें। अब उन 6 मंथ्स में फिर आपने करना क्या है, आपने रिलैक्स करना है, आपने इबादत करनी है, अपनी कोई तस्बीहें कोई वजीफ़े वो रखें, और साथ में ये है कि वज़न कम करें। खाने पीने में लकीली हमारी इतनी ज़्यादा स्मोकर नहीं है ख़वातीन, लेकिन बहरहाल हैं भी। तो अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दें। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने वाली हैं तो उसको भी चेंज करें। अपने जब आपके हम सारे टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा अगर आप में डायबिटीज़ का या लिपिड्स का या कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला है, उसको हम पे नॉर्मल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर आएंगी तो आप खुद देखेंगी कि यू विल फील गुड। और फिर इंशाल्लाह जो पॉजिटिव होता है ना, उसका हमने देखा है कि बहुत जल्दी IVF भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसमें भी जब पॉजिटिव आप होंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ये वाला मसला जल्दी हल हो जाएगा एंड यू विल हैव हेल्दी एंड अलाइव बेबी। पॉजिटिव थिंकिंग तो जैसे डॉक्टर शमीला हर जो है एस्पेक्ट में ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। वैसे भी बीइंग मुस्लिम्स हमारा ईमान है, उम्मीद है, ठीक है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आपने ये जो भी एक पॉइंट कहा, मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि एक फीमेल आई, उसके 4 मिसकैरेजेस थे, तो मुझे लगता है आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि शायद पेशेंट इतना प्रेशराइज हो जाता है एक मिसकैरेज के बाद कि वो इतना जल्दी ट्राई कर रहे होते हैं। जाहिर है फैमिली प्रेशर, हमारा सोशल जो प्रेशर है, ये तो सारे हैं ही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो है। और उसमें मैं यही चाहूँगी कि अकेली फीमेल इज़ नॉट टू ब्लेम। उसका जो हस्बैंड है वो भी इक्वली क्राइम पार्टनर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसमें उसका भी हाथ होता है। तो प्लीज़ आपकी अगर कोई बहू है ऐसी या भाभी है तो उसको इस तरह ना ट्रॉमाटाइज करें। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को
इस मसले को सॉर्ट आउट करने दें और बी अ हेल्पिंग हैंड। एक होता है ना शफकत वाला हाथ उनके साथ हो, कोई कंधा हो जिसके ऊपर वो सर रख के अपनी दुख दर्द को शेयर कर सकें। सो जितनी भी मैंने देखा है कि अच्छी फैमिली सपोर्ट होती है वो उतने ही ज़्यादा रिलैक्स भी होते हैं और उनका माशाल्लाह से जल्दी कंसीव भी कर लेते हैं, कामयाब भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे तमाम लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं, ये आप सबके लिए भी मैसेज है कि अगर आपके जानने वालों में इर्द गिर्द कोई भी ऐसा कपल है जो इनफर्टिलिटी या बेऔलादी के मसले में मुब्तला है या बार बार हमल उसका ज़ाया हो रहा है, तो काइंडली आप जो है उनकी तरफ शो काइंडनेस, आप उनसे बार बार सवाल करके या कोई टॉन्ट करके उनको इतना ट्रॉमेटाइज ना कर दे कि वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं और मेंटल हेल्थ भी उनकी अफेक्टेड हो और फिज़िकल हेल्थ भी अफेक्टेड हो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। आपने हमारा बहुत ही जो है वो इन्फॉर्मेटिव सेशन रखा है और काफ़ी कुछ आपने हाईलाइट किया रिकरेंट मिसकैरेजेस से रिलेटेड। तो अब मैं चाहूँगी कि ऐसे तमाम ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, आपका 30 साल का इतना माशाल्लाह तजर्बा है वसी, तो ऐसा कोई केस आपने जो आपको कहते हैं ना दिल को छू गया हो या आपको याद रह गया हो रिकरेंट मिसकैरेजेस का, या ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगी तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं कि ऐसा, ताकि वो भी एक होप फील करें कि प्रेगनेंसी हो सकती है। जी बिल्कुल, सक्सेस स्टोरीज तो माशाल्लाह से बड़ी हैं, लेकिन जिस चीज़ ने मेरी एक तरह से थिंकिंग को चेंज किया वो यही था कि इसी तरह से कोई 7-8 मिसकैरेजेस के बाद वो पेशेंट आईवीएफ पे करवाने आई। जब आईवीएफ हमने उसका किया, एम्ब्रियो बन गए, लेकिन उसकी एंडोमेट्रियम नहीं ग्रो करती थी। सो एंडोमेट्रियम थिकनेस 7 मिलीमीटर इज़ द आइडियल वन, तो उसकी 5 से ऊपर ही नहीं जाती थी। एक दफ़ा हमने कैंसिल किया, दूसरी दफ़ा कैंसिल किया, सब कुछ देख लिया, मैक्सिमम डोजेज एवरीथिंग। फिर मैंने कहा इसकी स्टेरोस्कोपी करके देखते हैं कि आखिर उसकी एक पुरानी हिस्ट्री ज़रूर थी, मायोमेक्टमी उसकी हुई थी, लेकिन हमारे ने जो नोट्स देखे थे उसमें लग नहीं रहा था कि इसकी कैविटी ओपन हुई है या कोई मसला हुआ है। लेकिन जब मैंने स्टेरोस्कोपी की तो उसका सेप्टम था, तो हर यूट्रस वाज जस्ट लाइक दिस। अब वो फिर हमने उसकी मेट्रोप्लास्टी की, ये सेप्टम को रिमूव किया और माशाल्लाह उसके बाद उसकी इतनी अच्छी एंडोमेट्रियम बनी एंड शी हैड अ सक्सेसफुल आईवीएफ। तो उस पर मेरी ये सोच चेंज हुई। अदरवाइज मैं सोचती थी कि अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाता है कि यूट्रस की शेप क्या है या उसके अंदर सेप्टम है कि नहीं है, आर्कुएट है, यूनिकुएट है, डायडल्फिस है, तो एवरीथिंग हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्ट्रासाउंड होते हैं, 3D 4D के होते हैं। लेकिन अब मुझे पता चले कि नहीं, जो आप अंदर कैमरा डाल के देख सकते हो ना, वो अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़ाहिर शैडो है, वो नहीं वैसे देख सकता। तो ये मैं ज़रूर अब एडवाइस करती हूँ अपनी सारी जूनियर डॉक्टर्स को कि जिनके भी 3 और मोर मिसकैरेजेस हैं उनकी स्टेरोस्कोपी ज़रूर एक दफ़ा करवा दें, डायग्नोसिस ताकि इस्टेब्लिश हो जाए। सही हो गया। डॉक्टर साहिबा, लास्टली प्लीज़ आप कोई ऐसा मैसेज जो हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी ऐसे तमाम कपल्स के लिए जिनका रिकरेंट मिसकैरेजेस का इशू है, तो उनके लिए कोई आप स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, स्पेशल मैसेज तो मेरा ना हर पेशेंट को ये होता है कि प्लीज़ डोंट डू कज़न मैरिज। कज़न मैरिज में आपको पता है कि क्रोमोसोमल एनॉमलीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो ज़्यादातर केसेस वही होते हैं जो कि रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ आते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। जब तक आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। मेरी बेटी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा मोटे तो होना ही है, अभी तो ना मोटे हों। सो यू नो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने, क्योंकि पेशेंट को ये कहना कि वेट रिड्यूस करो ऐसे होता है कि जैसे हमने उसको ना कोई वो फांसी की सज़ा सुना दी है कि रोटी भी नहीं खानी, चावल भी नहीं खाने, चीनी भी नहीं खानी, तो ऐसे में तो देख रही होती है कि मैं फिर खाऊं क्या। लेकिन बहर वही बात है कि आपके पास ज़िंदगी पड़ी है खाने पीने के लिए, जब तक आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहिए आपको ना, तब तक कॉशियसली अपनी जो है लाइफस्टाइल उसको हेल्दी रखें। ईट हेल्दी, think healthy, sleep healthy, and stay healthy. and stay healthy. Very nice, Dr. शमीला। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस हमें रिसीव होते हैं जो है ना दोनों मेल और फीमेल के, और आपके टॉपिक्स रिलेटेड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी बार बार हमल का ज़ाया हो जाना, उससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक हमें क्वेश्चंस रिसीव हुए वो मैंने एक जगह कंपाइल किए हैं, तो वो मैं चाहूँगी कि आप उनके आंसर्स दें ऑडियंस के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर शमीला, एक फ़ीमेल है, वो कहती हैं कि मुझे 18 की बीमारी है, तो उसका क्या मैं कभी एक हेल्दी बेबी कंसीव कर पाऊँगी या मेरा बेबी हो पाएगा? जी बिल्कुल, असल में वही बात है
ना लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। पता ही नहीं होता कि वजह क्या है, बस 1-2 बच्चे ऊपर नीचे फोत हो जाएँ तो फिर कह दिया जाता है इसको तो अठरा की बीमारी है। साइंटिफिक टर्म में ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है या शुगर होती है या बच्चे में कोई एनोमली का कोई कार्डिक डिफेक्ट होता है, वैसे तो नहीं नज़र आता लेकिन ज़ाहिर है अंदर से अगर आप उसकी ऑटोप्सी करवाएँ तब पता चलेगा। तो ये अठरा कोई बीमारी नहीं है, यू नीड स्पेशल केयर, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएँ, सारे टेस्ट करवाएँ और इंशाल्लाह यू विल हैव अ हेल्दी बेबी। बहुत सारी मरीज़ें जो डॉक्टर के पास जब आ जाती हैं, जब तक गाँव में होती हैं उनको अठरा होता है, वंस दे कम टू अ डॉक्टर तो उनको ये हमारे गाँव वाली साइड पे है भी बहुत कॉमन बिल्कुल, ऐसे बहुत ही। ज़्यादा। अच्छा जी, एक और डिटेल मैसेज रिसीव हुआ है, कहती हैं मुझे 2 दफ़ा अर्ली मिसकैरेज हो चुका है, क्या ये नॉर्मल है या ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कंसिडर होगा? अकॉर्डिंग टू आरसीओजी हम आरसीओजी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। वो कहती है कि 3 के बाद हम रिकरेंट मिसकैरेजेस लेबल करते हैं, लेकिन ये जो एशरे गाइडलाइन है वो 2 के बाद कहती है। 2 हों या 3 हों, इट इज़ ट्रबलसम, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है पेशेंट और वी नीड टू डू सम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। ठीक हो गया। अच्छा, एक और फीमेल का डिटेल मैसेज है, हर दफ़ा मेरी प्रेगनेंसी 6 से 8 हफ्तों पर रुक जाती है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? ज़्यादातर इसकी रीज़न क्रोमोसोमल एनॉमली होती है। ठीक है। वही मैंने जिस तरह कहा कि कज़न मैरिजेस में बहुत कॉमन है, या एडवांस मैटरनल एज, अगर मदर की एज 30-35 को क्रॉस कर गई है तो फिर ये बहुत कॉमन है। और अब तो हमने मेल्स में भी देखा है कि मेल अगर स्मोकर हैं तो उनमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से। तो ज़्यादातर ये क्रोमोसोमल एनॉमलीज की वजह से होते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि 82% रिस्क फिर भी चांस है कि यू विल इंशाल्लाह कंसीव एंड हैव अ फुल टर्म प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और फीमेल कहती हैं क्या आईवीएफ करवाना ज़रूरी है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पेशेंट्स के लिए, या नॉर्मल कंसीव कर सकती हैं वो आईवीएफ के अलावा? अब ये तो देखें ना, ये टेलर मेड करना पड़ता है, वन साइज डज नॉट फिट ऑन ऑल। अगर आपके अंदर रीज़न क्या थी रिकरेंट मिसकैरेजेस की, अगर तो ऐसी रीज़न थी जो कि आईवीएफ से हो जाएगी हल, तो फिर तो ज़रूर आप करवाएं। और ज़्यादा जिस तरह मैंने अभी बताया कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हेल्दी एम्ब्रियो आपके अंदर डाला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और मैसेज है, मेल हैं, वो कहते हैं डॉक्टर ने कहा जेनेटिक टेस्ट करवाना होगा, क्या ये ज़रूरी है और कॉस्टली भी होता है जेनेटिक टेस्टिंग तो? कैरियोटाइपिंग इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन वही बात है कि इफ़ यू नीड आंसर, अगर आपको एक जवाब चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम 3 या 4 मिसकैरेजेस के बाद एडवाइस कर देते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों करवा लें। और पाकिस्तान में हो भी रहा है जी, कैरियोटाइपिंग? वो सैंपल यहाँ से लेके ना फिर बाहर भिजवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक हो इधर ही रहते हुए आपको कहीं बाहर नहीं जाना ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और डिटेल मैसेज है, फीमेल कहती हैं क्या थायराइड या पीसीओएस रिकरेंट मिसकैरेज का सबब बन सकते हैं? यस, वो बिग सबब है। और हमने तो अक्सर ही देखा कि जो आती हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस का, तो हमारी पेशेंट है वो आईवीएफ के माइंडसेट से आती हैं, और जब हम उनका थायराइड और पीसीओएस ठीक करते हैं तो वो खुद ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो हमने माशाल्लाह, healthy माशाल्लाह, तो हो ये तो जाते हैं। बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक हो गया। एक फीमेल है, वो काफ़ी इमोशनल है और कहती हैं क्या बार बार मिसकैरेज होने के बाद भी नॉर्मल हेल्दी बेबी कंसीव करना पॉसिबल है? जी, जी, बिल्कुल है। तो इस वजह से यही है कि आप बस थोड़ा-सा अपने आप को चेंज तो ज़रूर करें ना, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, मेडिकेशन लें, चेकअप करवाएँ। एफर्ट करें बिल्कुल, थोड़ी तो। एग्ज़ैक्टली, फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे क्लॉटिंग डिसऑर्डर बताया गया है, क्या मैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड थिनर यूज़ करूँगी? हाँ जी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर वालों को प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी के बाद भी लेने पड़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यू हैव टू सी अ स्पेशलिस्ट। मतलब जैसे ही हमल हो जाए आप स्टार्ट कर दें डॉक्टर नहीं, से कंसल्ट हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है ऑब्वियसली। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन है, रिपीटेड मिसकैरेज के बाद कितना टाइम वेट करना चाहिए दोबारा ट्राई करने के लिए? मैं आइडियली कहती हूँ 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स में एटलीस्ट हम आपके कुछ टेस्ट करवा के देख लें कि क्या वजह थी। अगर ऑलरेडी नहीं हुए हुए, अगर हुए हुए हैं तो फिर भी एटलीस्ट आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, हार्मोन्स बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, हम आपको कुछ मल्टीविटामिन्स दे देंगे, कैल्शियम, विटामिन डी। तो इस वजह से खुद भी आप सांस लेने के लिए इस तरह से, तो 6 मंथ्स इज़ आइडियल टाइम। कुछ इससे ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स तो ज़रूर है। बॉडी प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा जी, लास्टली एक फीमेल है जो कि लगता है वेट लॉस करने के लिए बिल्कुल भी विलिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वेट लॉस करना ज़रूरी है मिसकैरेजेस की वजह से? अगर वेट लॉस करेंगे तो क्या हेल्दी बेबी होगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हाँ मिस, वही बात है कि वेट लॉस का रोल तो है इन गेटिंग प्रेग्नेंट। तो अब ये है कि कुछ पीसीओएस की वजह से वेट गेन होता है, वो तो डेफिनेटली लूज़ करना ही करना है आपने, अदरवाइज तो पीसीओएस का मसला हल नहीं होगा। तो फिर ज़ाहिर है ओवम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। एक दूसरा ही है जो बस खाने पीने की वजह से ज़्यादा हो गया हुआ है, उसमें भी हमने ये देखा है कि हमल होने में भी और फिर उसके बाद ये कि
शुरू में ही बिल्कुल ना ब्लड प्रेशर की या शुगर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप वेट लूज तो करें ही करें। और मेल्स को भी हाँ बिल्कुल, दोनों कि का। उनमें भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन की ज़्यादा बन जाएगी और जो है वो मिसकैरेज का रेट ज़्यादा हो जाएगा। चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीला, आपने हमें एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जिन्होंने ये सुनना है, आप सब तक एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मैसेज किया होगा। अगर आप या आपके नियरेस्ट कोई भी लोग इस सारे मसले में मुब्तला हैं कि उनका हमल बार बार ज़ाया होता है या इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादी में मुब्तला है, तो आप ज़रूर उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग आप विज़िट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट गुलबर्ग जो है वो 15C गालिब रोड गुलबर्ग 2 में मौजूद है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप डॉक्टर शमीला के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप आगे ज़रूर शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह जल्दी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।